पहले तो आप लोग यह बताइए कि वाचाम एवं प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते, यह किसका वाक्य है, किस आचार्य का वाक्य है कि भाई वाणी के ही प्रसाद से यह लोक यात्रा चलती है, वाणी के ही कृपा से। कल इसको हम लोगों ने पढ़ा था। तो सब लोग फटाफट कमेंट करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ऐसे 2 4 10 प्रश्न करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। बताइएगा कपिल है कि दंडी मुनि है, बताइएगा इन दोनों में से कोई एक जवाब दे दीजिए। वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते, बताइए सब लोग कमेंट करिए एक बार। मनीषा भा जी बिल्कुल दंडी हैं, और सभी लोग जवाब दे दीजिए। संजीव मिश्रा जी भी दंडी, और बता दीजिए दंडी, बिल्कुल हाँ दंडी जी ही हैं हाँ। अब यह बताइए कि संकेतितो ध्वनिव्रातः सा भाषा इत्युच्यते बुधैया, कौन बोला है? संकेतितो ध्वनिव्रातः सा भाषा इत्युच्यते बुधैया किसका मत है? यह बता दीजिए कपिल देव द्विवेदी जी का है कि दंडी का है, बता दीजिए, यह भी बता दीजिए। संकेतितो ध्वनिव्रातः सा भाषा इति उच्यते बुधैहि, संकेतों का जो समूह होता है उसकी ही। हाँ यह बिल्कुल कपिल देव द्विवेदी जी का है एकदम। दीपिका जी, एस के मौर्य जी, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, सब लोग जो नहीं भी जानते हैं वो लोग जान दें, और जो जानते हैं वह कमेंट करें। और सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि विश्व की सारी भाषाओं का न्यूनाधिनून वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया था, एक आकृति मूलक, एक परिवार मूलक। यह जो आकृति मूलक और परिवार मूलक वर्गीकरण है, इसका श्रेय किसको जाता है? यह एक बार नाम लिख दीजिए। ये आकृति मूलक और परिवार मूलक इस तरह से 2 भागों में बांटा था किसने, यह बता दीजिए। महादेव एस के मौर्य जी, यह भी लिख दीजिए। यह 2 वर्गीकरण का श्रेय किसको जाता है? यह सब प्रश्न है, पेपर में आ सकते हैं, बताइए, और आए भी हैं। स्लेगल की स्कूली, इसमें बताइएगा। इसको बताइएगा कौन किया है, फटाफट जवाब बता दीजिए। बिल्कुल स्लेगल जी ही ने लिखा है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, आकृति मूलक और परिवार मूलक, इसका श्रेय किसको जाता है? देखिए सामने आपके लिखा है, यहाँ पे दिखा देते हैं। जो लोग नहीं भी जानते हैं तो वो लोग जान ली है कौन है, स्लेगल जी है। ठीक है, स्लेगल जी। और यह बताइए कि स्थान प्रधान कौन सी भाषा होती है? स्थान प्रधान अगर भाषा की बात की जाए तो चीनी होती है कि सूडानी होती है कि अनामी होती है? चीनी में भी स्थान की प्रधानता होती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक और होता है। लेकिन सूडानी में केवल स्थान प्रधान वह होती है। ठीक है, और बर्मी हो गई, श्यामी हो गई और तिब्बती हो गई, यह निपात प्रधान भाषाएं होती हैं। ठीक है, अच्छा यह बता दीजिए त्रितंडुल न्याय, यह किसका किसका भेद है, बताइएगा। सृष्टि योगात्मक का भेद नहीं, इसलिए त्रितंडुल न्याय से किसका परिचय होता है? अश्लिष्ट योगात्मक का कि श्लिष्ट का कि प्रश्लिष्ट का, यह बता दीजिए। तो त्रितंडुल न्याय, त्रितंडुल न्याय की तरह कौन चलता है, कौन इस तरह से चलता है? अश्लिष्ट योगात्मक कि श्लिष्ट योगात्मक कि प्रश्लिष्ट योगात्मक? जी बिल्कुल, सुधा जी, दीपिका जी, सही जवाब अश्लिष्ट चलता है। नीरक क्षीरन न्याय से क्या समर्थित है? नीरक क्षीरन न्याय यह किसका समर्थन करता है, श्लिष्ट का कि प्रश्लिष्ट का? श्लिष्ट करता है, बिल्कुल मनोज जी सही जवाब है। और दधि घृतन न्याय, यह भी बता दीजिए। दधि घृतन न्याय यह किसको किसका समर्थन करता है? यह प्रश्लिष्ट का समर्थन करता है, बिल्कुल सही बात है। यह काफिर भाषा किसके अंतर्गत आती है? पूर्व योगात्मक के कि मध्य योगात्मक की, अंत योगात्मक के कि पूर्वांत योगात्मक में? यह बताइएगा। काफिर, काफिरी भाषा, काफिर भाषा यह पूर्व योगात्मक में आती है, बिल्कुल सही जवाब है। संथाली भाषा बता दीजिए एक बार। संथाली भाषा, संताली भाषा श्लिष्ट अश्लिष्ट योगात्मक में किसमें आती है? बिल्कुल हम अश्लिष्ट मध्य योगात्मक में संथाली आती है। और उसके बाद अंत में कौन सी भाषा आएगी? यह द्रविड़, मलयालम इत्यादि, यह सब अंत में आती हैं। और फ्रेंच और मफोर यह किसमें आती है? फ्रेंच और मफोर, फ्रेंच और मफोर यह दोनों भाषाएं किसमें आती हैं? पूर्व में कि मध्य में कि अंत में कि पूर्वांत में? जी बिल्कुल पूर्वांत में ही आती हैं, फ्रेंच भाषा और न्यूगिनी की मफोर भाषा। तो यह सारी चीजें आप लोग, यह सारी चीजें कल हुई थी। और हिब्रू भाषा बता दीजिए, यह किसके अंतर्गत है? और अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी है, संयोगात्मिका है कि वियोगात्मिका, यह बता दीजिए एक बार। श्रेष्ठ योगात्मक में हमने 2 वर्गीकरण देखा था, एक अभी हुआ नहीं, अभी पिछला प्रश्न ही चल रहा है। श्रेष्ठ योगात्मक में हमने अंतर्मुखी बहिर्मुखी 2 भेद किए थे, फिर दोनों के संयोगात्मक वियोगात्मक देखे थे। तो यह अरबी क्या है? अंतर्मुखी की संयोगात्मिका भाषा है।
अंतर्मुखी की संयोगात्मिका है या अरबी, अंतर्मुखी की वियोगात्मिका भाषा हिब्रू है, और श्लिष्ट योगात्मक बहिर्मुखी संयोगात्मिका संस्कृत है, श्लिष्ट योगात्मक बहिर्मुखी वियोगात्मिका हिंदी है। और बास्क भाषा किसमें आती है, यह भी बता दीजिए। बास्क भाषा किसमें आती है, कि अश्लिष्ट में, कि श्लिष्ट में, कि प्रश्लिष्ट, कि पूर्ण प्रश्लिष्ट में, कि आंशिक प्रश्लिष्ट में, यह बताइए। श्लिष्ट, अश्लिष्ट, पूर्ण प्रश्लिष्ट या आंशिक प्रश्लिष्ट, इसमें अंतर बता दीजिए, एक बार बताइएगा, एक बार कमेंट करिए। पूर्ण प्रश्लिष्ट में क्या आ रही थी, चेरोकी आ रही थी, और आंशिक प्रश्लिष्ट में क्या आती है, बास्क आती है, यह याद रखिएगा। प्रश्लिष्ट के दो भेद किए कहे गए थे ना, एक पूर्ण प्रश्लिष्ट में चेरोकी आती है और आंशिक प्रश्लिष्ट में बास्क आती है, तो याद रखिएगा। हाँ, यह सब भूलने वाले विषय हैं, इसलिए बार बार इसको दोहराते रहिए। पीडीएफ दे दिया हूँ और उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो छोटा छोटा जो नोट्स बनाना है उसको पढ़ के एक बार समझे रहेंगे तो छोटा नोट्स बना के भी उसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पारिवारिक वर्गीकरण देखा था। देखिए पूरा यह हो गया था। अब आकृति मूलक को देख लिए थे, चर्चा है पारिवारिक वर्गीकरण की। सभी लोगों ने यह विषय पढ़ लिया है, और लेकिन जितना विज्ञान उतना ही फायदा है। एक बार बताइए, आवाज जा रही है, आवाज जा रही है ना। अब चर्चा चलती है, चूंकि दो प्रकार से विभाजन हुआ था, एक परिवार मूलक, एक आकृति मूलक, और एक पारिवारिक वर्गीकरण। तो चर्चा है आज पारिवारिक वर्गीकरण की, कि दो तरह से विभाजन किया गया था। तो पारिवारिक वर्गीकरण में चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, आकार और पद रचना या वाक्य रचना को देख करके हमने आकृति मूलक वर्गीकरण का निर्धारण किया था, लेकिन पारिवारिक वर्गीकरण में आकार, पद रचना, वाक्य रचना के साथ साथ ही अर्थ तत्वों पर ध्यान दिया जाएगा। वहां हम लोग अर्थ तत्व पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर देना पड़ेगा। और इसको देखते हुए पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व के साथ साथ अर्थ तत्व पर ही ध्यान दिया जाता है। जिन भाषाओं में रचना साम्य के साथ साथ अर्थ तत्व की दृष्टि से भी समानता होती है, वहां क्या था, शब्द के अर्थ कुछ भी हों, लेकिन अगर आकृति एक तरह हो गई तो उसको एक श्रेणी में डाल दिया जाता था, चाहे अश्लिष्ट, चाहे प्रश्लिष्ट, चाहे श्लिष्ट में। यहाँ क्या है, यहाँ हमको आकृति तो देखनी ही है, शब्द तत्व, रचना तत्व, पद तत्व तो देखने ही है, लेकिन साथ साथ अर्थ तत्व पर भी ध्यान देना चाहिए, कि अर्थ तत्व भी जितना एक दूसरे समानता मिलती रहेगी, वह एक एक परिवार में जाते रहेंगे, इस तरह से होगा। जिन भाषाओं में रचना साम्य के साथ साथ ही अर्थ तत्व की दृष्टि से भी समानता होती थी, उन्हें पारिवारिक वर्ग में रखा जाता था। पारिवारिक वर्ग अर्थात एक एक परिवार में समानता मिल गई। मान लीजिए भारोपी में कुछ भाषाओं की समानता मिल गई, अर्थ में तत्व समानता, आकृति समानता, तो उसको भारोपी में डाल दिया गया, और कुछ ऐसे मिले उसको ग्रामीण परिवार में डाल दिया गया। तो इस तरह से उसका वर्गीकरण किया गया कि विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या में विषय में पर्याप्त मतभेद है। यह भी बात है। बात करिए कि कितने भाई भाषा परिवार हो सकते हैं भाषा विज्ञान की दृष्टि से, तो उसमें मतभेद है। तमाम विद्वानों ने तमाम तरह का बताया। जर्मन के एक विद्वान हुए थे, विल्हेम फॉन हुम्बोल्ट ने, इन्होंने क्या किया था, हुम्बोल्ट ने पारिवारिक वर्गीकरण में टोटल 13 भाषा परिवार माने। कितना, 13 भाषा परिवार माने। फ्रीडिश म्यूलर एक थे, इन्होंने क्या कहा, नहीं 100 भाषा परिवार लगभग हैं, यह लगभग में 100 बता दिए। और जर्मन एक विद्वान हुए विल्हेम फॉन हुम्बोल्ट ने, इन्होंने क्या माना, पारिवारिक वर्गीकरण में जो भाषाओं का वर्गीकरण में पारिवारिक वर्गीकरण है, तो वह कहे कि यह नहीं, परिवार 13 भाषा परिवार होते हैं। इस तरह से सब लोगों ने अलग अलग माना, लेकिन भारतीय विद्वान इनकी संख्या 10 से 18 मानते हैं। और लास्ट में क्या जाकर के एक निष्कर्ष निकला कि निर्विवाद रूप से एक स्वीकृत हुआ, जिसमें क्या पता चला कि 18 भाषा परिवारों का विवरण दे दिया गया, यह 18 भाषा परिवार होते हैं। तो उसमें से देखिएगा कुछ लगभग 9-10 जो है यूरेशिया खंड के हैं, कुछ अफ्रीका खंड के 3 हैं, और प्रशांत महासागरीय खंड के 4 हैं, और अमेरिकी खंड के कुछ हैं। तो अमेरिकी खंड में सबसे ज्यादा परिवार आता है। तो चलिए इसका देखते हैं। टोटल 18 भाषा परिवार हैं, 4 खंडों में है। कौन कौन सा है, यूरोशिया खंड में 10 आ जाते हैं, अफ्रीका खंड में 4 आते हैं। तो 3 इसलिए गिना जाता है कि असामी हामी इसमें भी मिलता है, इसमें भी मिलता है। और जो है बात करेंगे अगर प्रशांत महासागर में, इसमें भी चार परिवार आ जाते हैं, और अमेरिका खंड में एक अमेरिकी परिवार आता है। इस तरह से सबको जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा।
तो पहले देखते हैं भारत। भारत मतलब भारोपीय परिवार, भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय परिवार, पहला यह हो गया। दूसरा हो गया द्राविड़ परिवार, यह सब जो है किसके अंतर्गत आ रहे हैं, यूरेशिया भूखंड के अंतर्गत। तीसरा है बोरूसस्की परिवार, चौथा है काकेशियन परिवार, पांचवा है यूराल अल्ताई परिवार, छठवां है चीनी परिवार, सातवां है जापानी कोरियाई परिवार और अत्युत्तरी हाइपरबोरी परिवार, नौवां है बास्क परिवार, दसवां है सामी हामी परिवार। यह अफ्रीका महाद्वीप में भी आता है। ठीक है, तो इनको जो है इस खंड में इस तरह से विभाजित किया। भारोपी भाषाओं में जितनी मतलब अंदर आंतरिक दृष्टि से भाषाएं आई, वह रचना दृष्टि से, पदतत्व की दृष्टि से और अर्थ की, लिखा था ना शुरू शुरू में कि अर्थ तत्व भी अगर समानता दिखेंगे, तो ऐसे करके सबका अलग अलग वर्गीकरण के सारी भाषाओं को एक में समाहित कर दिया गया, जिसमें अर्थ तत्व के साथ साथ रचना तत्व में समानता मिलती गई, उनको एक एक परिवार में एडजस्ट करते गए, यही बात है। अफ्रीका परिवार में सूडानी परिवार एक आया, बांतू परिवार एक आया, होतेनतोत बुस्मैनी परिवार आया। यह कभी कभी पूछ सकता है यह बांतू परिवार किस खंड से संबंधित है, यूरेशिया से खंडित है कि संबंधित है, कि अफ्रीका से, कि प्रशांत महासागरीय से। तो बांतू परिवार की अगर चर्चा करेंगे तो यह अफ्रीका भूखंड से संबंधित है। इस 18 भाषा परिवारों में आपको खंड याद रख लेने हैं कि कौन किस खंड की भाषा है। जैसे मान लीजिए जापान कोरियाई, यह जो है यूरेशिया भूखंड की आ जाएगी। तो होतेनतोत बुस्मैनी परिवार या अफ्रीका भूखंड में आ जाएगा। और प्रशांत महासागरीय भूखंड की बात करेंगे तो इसमें वही पपुई और ऑस्ट्रेलियन परिवार इत्यादि आते हैं। चलिए आगे है, तो देखिए इसमें कौन कौन सा है। मलय पोलिनेशियाई परिवार है, पापुई परिवार है, ऑस्ट्रेलियन परिवार है, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार है। और बात करेंगे अगर अमेरिका खंड की, तो इसमें जो है एक 18वां जो है यह अमेरिकी परिवार है। इसमें 1000 सहस्त्रात्मक भाषाएं अर्थात 1000 भाषाएं लगभग मिलती हैं। तो यह जो है देखिए गिन लीजिए 1 से लेकर के 18 तक। 18 हो गए, 4 खंड हो गए, यूरेशिया भूखंड, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिका भूखंड। इन चारों खंडों में सबसे ज्यादा यूरोपीय खंड में जो है 10 भाषाएं आई, अफ्रीका में 3 आई, प्रशांत महासागर में 4 आई और अमेरिका खंड में 1 भाषा आ गई। इस तरह से यह दोनों में पारिवारिक वर्गीकरण का इस तरह से 18 प्रकार से परिवारों का विभाजन किया गया। इतने परिवार तैयार हुए पूरे विश्व में। बात करते हैं कि पारिवारिक वर्गीकरण में जो आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण में अंतर क्या है। अगर मान लीजिए ऐसी अपेक्षा हुई कि दोनों में अंतर क्या है, तो यहाँ पे मुख्य अंतर तो सबसे बड़ा यही है कि आकृति मूलक वर्गीकरण में रचना तत्व या आकृति तत्व को केवल आधार माना जाता था। उसमें बस यह देखा जाता था कि शब्द और वाक्य कैसे बनते हैं और इसी आधार पर आकृति मूलक वर्गीकरण कर दिया जाता था। और इसमें किसमें, आकृति मूलक वर्गीकरण में अर्थ तत्व पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जाता था। लेकिन पारिवारिक जो वर्गीकरण हुआ, अलग होने का सिर्फ यही मतलब है कि आकृति मूलक परिवार मूलक अलग क्यों है, भेद क्यों है दोनों में, दोनों अलग अलग क्यों हो गए विभाजित। तो उसमें क्या है, उसमें केवल शब्द और वाक्य की रचना तत्व पर ध्यान देते थे। पारिवारिक में रचना तत्व के साथ साथ अर्थ तत्व का भी पूरा का पूरा ध्यान रखा जाता था। इसलिए यह जो पारिवारिक वर्गीकरण किया गया, यह अर्थ तत्व और संबंध तत्व अर्थात जो है रचना कैसे हुई है और रूप तत्व उसका अर्थ क्या है, यह दोनों पर ध्यान दिया गया। इस तरह से इस पारिवारिक वर्गीकरण को ऐतिहासिक हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। यह सारी चीजें हैं और दोनों में अंतर स्पष्ट हुआ होगा कि आकृति मूलक वर्गीकरण में आकृति या रचना तत्व आधार मानकर हो गया और पारिवारिक वर्गीकरण में अर्थ तत्व, रचना तत्व, संबंध तत्व तीनों को ही ध्यान दिया जाता है। ठीक है, हाँ अर्थ तत्व बस याद रख लीजिए। आकृति मूलक का जो आधार था वह इसका भी आधार रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा और जोड़ेंगे अर्थ तत्व। अर्थ तत्व को भी देखा जाता था वहां, लेकिन अर्थ तत्व पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो यह जो हम लोगों ने 18 भाषा परिवार देखे उसी का श्लोक है। पारिवारिक भेदास्तु अष्टादश मितामता यूरेशियायाम द्रविणो भारोपीयश्च काक्ष। तो यूरेशिया खंड की 10 भाषाएं गिन लीजिए। यूरेशियायाम द्रविणो भारोपीयश्च काकशः बुरुसस्की च यूराल अल्ताई बास्क चीनका अत्युत्तरी च जापानी शामी हामी तथैव च। यह कितनी भाषाएं हो गई, 10 हो गई। किसकी, यूरेशिया खंड की। द्रविण, भारोपीय, काकेशी, बुरुसस्की, यूराल, अल्ताई, बास्क, चीन, अत्युत्तरी, जापानी, शामी, हामी, यह 10 जो हैं पारिवारिक में आ गई। किसके खंड में, तो यूरेशिया भूखंड में। अब अफ्रीका का देख लेते हैं। अफ्रीका देश जा प्रोक्ता सूडानी हो तबुस्मनी बांतु सामी चहामी च चतुर्थयिता विभाजिता। तो यह 4 हो गई अफ्रीका खंड की। जो ऊपर 18 श्रेणियां दी गई थी उसी का यह श्लोक दिया जा रहा है। अफ्रीका में यह 4 देखिए, चूंकि यह सामी हामी भी लिखा है अफ्रीका में आता है, तो इसलिए श्लोक में इसको भी डाल दिया गया है। सूडानी, बांतु, होनतेनतोत और सामी हामी को देखिए यहाँ पे डाल दिया गया है।
अफ्रीका देश जा प्रोक्ता सूडानी होत बुश्मनी, बुश्मनी भी है, और शांतु बांतु सामी चहामी चतुर्थयिता विभाजिता, यह चार जो है किसमें हो गए, अफ्रीका भूखंड में आ गए। और प्रशांते मलई चैव पापुया ऑस्ट्रेलियन तथा एशियन दक्षिणा पूर्व चतुर्थयिता विभाजिता, यह किसके अंतर्गत आ गए, यह मलय जो पोलेशियाई परिवार पापुई परिवार था, यह किस खंड में आ गया, तो प्रशांत महासागरीय भूखंड में आ गया। हाँ, पारिवारिक में शब्द अर्थ दोनों, बिल्कुल हाँ। और अमेरिकायाम अमेरिकायाम अमनीकी सहस्रात्मा प्रसरपति महाद्वीप गता भेदा समासेन अत्र कीर्ता, इस तरह से अमनीकी भाषा, यह जो अमेरिका वाली भाषा, यह हजारों भाषाओं में फैल गई, और इस तरह से यह महाद्वीप जो चार थे इसके जो है इतने इतने भेद हो गए, 18 भाषा परिवार आ गया। तो यह समझ में आ गया होगा, बताइएगा। पारिवारिक वर्गीकरण का एक सबसे पहले जो एक मोटी मोटा भेद है वह समझ में आ गया सबको, कि मूलतः जो है कई लोगों ने, किसी ने 100 माना, किसी ने 13 माना, फ्रेडरिक करके एक व्यक्ति हुए जिन्होंने 100 माना, तो इस तरह से, लेकिन निर्विवाद रूप से 18 स्वीकार किया गया। तो यूरेशिया में 10 आ गया, अफ्रीका में 4, प्रशांत महासागर में 4, और इसमें अमेरिका में एक भाषा परिवार। इस तरह से 18 भाषा परिवार यह तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखा जाएगा पारिवारिक वर्गीकरण के आधार क्या थे। सबसे ज्यादा भाषा परिवार अमेरिका की है, और सबसे ज्यादा विकसित भारोपीय है, सबसे ज्यादा यूज करने वाले लोग भारोपीय में हैं। संस्कृति की दृष्टि से महान भारोपीय है, और भाषा में सबसे संख्याओं की बात करेंगे, सबसे ज्यादा संख्या किसमें है, तो ऐसी स्थिति में वह अमेरिकी हो जाएगा। लेकिन भारोपीय का महत्व ज्यादा है, ठीक है, यह बात है। पारिवारिक वर्गीकरण के आधार को देख लेते हैं। आधार क्या क्या है। पारिवारिक वर्गीकरण के मुख्यतया 4 आधार हो सकते हैं, ठीक है। कितने हो सकते हैं, तो 4 आधार हो सकते हैं। कौन कौन सा। स्थान सामीप्य, स्थान सामीप्य अर्थात स्थान या क्षेत्र की समीपता। वही चीज जो बता रहा था कि स्थान की समीपता को देख करके कि किसके बगल में कौन सा देश, कौन सा क्षेत्र है, उसके आधार पर वहां की बोली भाषा को पकड़ पकड़ करके उसको एक परिवार में डाला गया। शब्द साम्य, शब्द की समानता को देख करके, शब्दावली की समानता, शब्द अर्थ की समानता को भी देख करके परिवार का वर्गीकरण जो हुआ, तो परिवार के वर्गीकरण में 2 देशों, 2 अगल बगल के देश थे, उनका साम्य देखा गया। दोनों का अगर भाषा एक ही जैसा लगा और दोनों एकदम बिल्कुल करीब के हैं, तो दोनों को एक में डाल दिया गया। दोनों देशों के शब्द साम्य को अगर एक ही जैसा लगा, समानता मिलने लगी, उसको भी उसी परिवार में डाल दिया गया। व्याकरण साम्य, 2 देश, 2 क्षेत्र के पद रचना और वाक्य रचना में समानता अगर मिल गई, व्याकरण साम्य को देखा गया। व्याकरण भी अगर सबसे ज्यादा भाषा कौन से परिवार में है, अमेरिका, 1000 भाषाएं हैं। हाँ, व्याकरण साम्य की दृष्टि पर भी कि व्याकरण में कहाँ कहाँ समानता मिल रही है, तो पद रचना और वाक्य रचना में समानता को देख करके उसको एक परिवार में डाला गया। और ध्वनि साम्य अर्थात प्रयोग की ध्वनियों में समानता या एक रूपता कितनी है, उसको भी जो है मान लिया गया। तो 1156 1000 वही दोनों मान लीजिए लगभग। बोला था ना सहस्रात्मक लिखा था, उसके ऊपर देखिए अमेरिकायाम अमरीकी सहस्रात्मा, देखिए सामने लिखा है। तो यह हो गया पारिवारिक वर्गीकरण के 4 आधार हो गए। पहला हो गया स्थान सामीप्य, इसमें क्या किया गया, स्थान या क्षेत्र को देख करके वर्गीकरण किया गया। और जो मतलब स्थान समीपता के आधार पर एक परिवार में डाला गया। शब्द की समानता को देख करके शब्दावली अगर हमारी आपकी समान मिल गई, शब्द अर्थ की, जो शब्द जिस अर्थ के लिए जो शब्द हम प्रयुक्त करते हैं वही शब्द आप भी प्रयुक्त करते हैं उस अर्थ को पाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उसकी भी समानता हो करके एक परिवार में डाल दिया गया। व्याकरण साम्य, हमारा आपका व्याकरण एक ही जैसा है, शब्द की संरचना, शब्द को बनाते हुए जो व्याकरण का जो प्रत्यय का हम आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी समानता मिल गई, वह भी एक प्रकार में हो गया। और ध्वनि साम्य, कितनी ध्वनियों का हम प्रयोग कर रहे हैं, कितनी ध्वनियों का आप प्रयोग कर रहे हैं, कितनी एक रूपता है, यह सारी चीजों को देख करके पारिवारिक का वर्गीकरण किया गया। और यही पारिवारिक वर्गीकरण के 4 आधार हैं, या पेपर में आ सकते हैं कि इसमें से कौन सा पारिवारिक वर्गीकरण का आधार नहीं हो सकता, ठीक है। स्थान सामीप्य, शब्द सामीप्य, व्याकरण साम्य, ध्वनि साम्य, ऐसा कुछ करके तो कुछ और उदाहरण दे जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, भारोपीय भाषा के कुछ विभिन्न नाम है, उसकी चर्चा देख लेते हैं। भारोपीय भाषा के 4 अन्य नाम कौन कौन से हैं। पहला है इंडो जर्मनिक, दूसरा है आर्य परिवार, तीसरा है भारोपीय परिवार, इसको भारत हित्ती परिवार। इस तरह से इसके 4 नामकरण है, ठीक है, यह याद रखिएगा। बात करेंगे अगर भारोपीय भाषा के विभिन्न नामों की, तो यह 4 तरह से इसका अलग अलग नाम हो सकता है। कौन कौन सा। एक हो सकता है इंडो जर्मनिक, एक होता है आर्य परिवार, एक होता है भारोपीय परिवार, एक होता है भारत हित्ती परिवार। इन सब का क्या मतलब है, भारोपीय परिवार।
इनका भारोपी परिवार के ही यह सब अपर नाम है। पेपर में आ सकते हैं कि इसमें से भारोपी परिवार का अपर नाम क्या नहीं है। तो इंडो जर्मनिक भी है, आर्य परिवार भी है, भारोपीय परिवार भी है और भारत हित्ती परिवार भी है। यहाँ पर जो है इसका जो है इसमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस यही नाम याद कर लेना है, ठीक है, कि आखिर क्यों है। तो ऐसा प्रश्न नहीं आता हित्ती उत्ती परिवार में नहीं, बस यह जाने रहिए कि क्यों आखिर भारत हित्ती परिवार का अपर नाम तो भारोपी परिवार ही है, ठीक है। इसमें जो है कि शिलालेख के आधार पर कोई था 1893 में कोई ह्यूगो विंकलर था जो बोगाज कोई स्थान पर किलाक्षर के अभिलेख मिले। इनके अध्ययन से हित्तिया हिटाइट भाषा का पता लगा। प्रोफेसर स्टुअर्ट विंट ने सिद्ध किया कि यह भाषा भारोपीय भाषा की पुत्री न होकर बहन है। इस आधार पर इस परिवार को भारोपीय परिवार को ही भारत हित्ती नाम दे दिया गया था। यह नाम भी स्वीकृत नहीं हुआ, इसमें भी कुछ दोष आ गए थे। तो यह सारी चीजें हैं, बस यह नाम याद रखिएगा, अपर नाम। जी जी, इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारोपीय परिवार और भारत हित्ती परिवार या भारोपीय भाषाओं के नाम हैं। अब यहाँ पर भारोपीय ध्वनियों के बारे में कुछ उल्लेख कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी ध्वनियां हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ह्रस्व मूल स्वर जो होते हैं वह अ ए ओ होते हैं। कहाँ पे? भारोपीय में अ ए ओ को ह्रस्व मूल स्वर कहा जाता है, लेकिन संस्कृत में क्या हो जाता है, अ को ही मूल स्वर कहा जाता है। और ग्रीक में क्या होता है, यह जो है ह्रस्व स्वर अलग अलग मिलते हैं। मेन चीज पहले यह आ गया। मूल स्वर की बात करेंगे, भारोपीय ध्वनियों की चर्चा करेंगे, तो यहाँ पे अ और ए और ओ यह मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या होता है, अ को ही ह्रस्व माना जाता है और ग्रीक में यह सब अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब उदासीन, यहाँ पे एक चर्चा चल रही है कि उदासीन स्वर जो उल्टा ई के नाम से जाना जाता है, यह अर्धस्वर होता है। उल्टा ई जो होता है, जैसे मान लीजिए यह ई है, ई को वैसे ही लिख दिए, इसको अर्धस्वर की संज्ञा दे दी जाती है। उदासीन स्वर अर्थात उल्टा स्वर अगर उल्टा हो जाए तो उसको उदासीन अर्धस्वर क्या अ के नाम से जाना जाता है। इस तरह से कुछ ध्वनियों की बात चल रही है यहाँ पर। उदासीन ह्रस्व स्वर उल्टा ई अर्धस्वर अ है, इसका उच्चारण कैसे होता है, स्पष्ट या अनुच्चारित अ जैसा होता है। इस तरह से इसके कुछ भेद हैं। अब यहाँ पर जो ई उ रील री हम लोग संस्कृत में अच में डाल देते हैं ना कि मूल स्वर में, तो यहाँ पे भारोपीय, मूल भारोपीय में क्या हो रहा था, ई उ रील री को मूल स्वर नहीं माना जाता था। भारोपीय परिवार में ई उ रील री को मूल स्वर नहीं माना जाता है। ये अंतस्थ य व र ल के आक्षरिक रूप माने जाते हैं। आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, इज्ञण संप्रसारणम, तो जो संप्रसारण का काम करता है वही यहाँ पर काम है। ई उ रील री के स्थान पे क्या होता है, यण स्थाने प्रयुज्यमान य इक संप्रसारण संज्ञा स्यात्। यण के स्थान पर देखिए, इक के स्थान पर यण होता है ई को यण से, लेकिन यण के स्थान पर इक होता है कब, संप्रसारण पे। तो यह संप्रसारण का ही फलस्वरूप होता है। इसमें ई उ रील री को आप स्वर नहीं मान सकते, यह अंतस्थ भी जाएगा। और ये अंतस्थ जो मतलब ई के स्थान पे जो यह हो रहा है, उ के स्थान पे जो यह व हो रहा है, और री के स्थान पे र हो रहा है, और री के स्थान पे जो ल हो रहा है, यह सब इसी के आक्षरिक रूप हैं। अर्थात जो है, जैसे हम लोग कैसे इसका देखते हैं कि यह को ई कैसे हो रहा है, यजति का प्रयोग करते हैं, यजतिषु ये यजामहं करोति नानु याजेषु, ऐसा एक वाक्य आया था ना अर्थ संग्रह में। तो यहाँ पे देखिए यजति लिखा है, लेकिन उसी को हम लोग यज धातु से इष्ट भी बना लेते हैं। व को उ कैसे मान ले रहे हैं, एक ही ध्वनियों में कैसे ले रहे हैं, वचन को उक्त कह दे रहे हैं, व को उ कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में यह जो य व र ल और ई उ रील री हैं, तो ई उ रील री को आप मूल स्वर नहीं मान सकते, इसको अंतस्थ स्वर मानिए, और य व र ल को अंतस्थ व्यंजन मानिए। ऐसी चर्चा चलती है भारोपीय में, ठीक है। इज्ञणा संप्रसारणम, आवाज नहीं आ रही है, एक बार बताइएगा। तो अंतस्थ स्वर की बात करेंगे तो ई उ रील री हो जाएगा, और अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो य व र ल हो जाएगा। अंतस्थ का क्या अभिप्राय है कि स्वर एवं व्यंजन के मध्य में अनुनासिक ध्वनियां न ही थी। अनुनासिक ध्वनियां नकार और मकार, ई उ रील री, ऐसे भाई प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाड़ी नहीं आना, अनुनासिक भले ही ना दिखे लेकिन अनुनासिक मान लेना चाहिए। तो य व र ल ऐसे अनुनासिक, और ई उ रील री ऐसे मतलब नाक से उच्चारण करने में स्वर एवं व्यंजन के मध्य अनुनासिक ध्वनियां ही थी, ऐसे को ही अंतस्थ कहते हैं, ठीक है। अब भारोपीय, ये वही पेज है जो अभी बताए हैं कि ई का उल्टा स्वर हो जाता है। अब यहाँ पर भारोपीय ध्वनियों में कवर्ग 3 प्रकार का मिलता है। भारोपीय ध्वनियों में अगर बात करेंगे तो कवर्ग कितने प्रकार का मिलेगा,
कवर्ग 3 प्रकार का मिलेगा, एक शुद्ध कंठ होगा, तो एक कंठ तालव्य होगा, तो एक कंठोष्ठ होगा, इस तरह से मिलता है। तो शुद्ध कंठ की बात करते हैं, इसका उच्चारण केवल कंठ से होता है, शुद्ध कंठ से होता है, कुछ भी मिश्रित नहीं रहता है। जैसे क ख ग घ, क ख ग घ शुद्ध कंठ का उदाहरण हो गया। कंठ तालव्य नाम से ही स्पष्ट है, थोड़ा सा कंठ का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा तालु का प्रयोग करेंगे। उच्चारण में कंठ के साथ साथ गौण रूप से तालु की भी सहायता ली जाएगी। इससे ही चौवर्ग का विकास हुआ, इसी इन ध्वनियों से चौवर्ग का विकास हुआ। जैसे क्य, क्ष, ज्ञ, क्ष, ये सब कंठ तालव्य के उदाहरण हो जाएंगे। कंठोष्ठ की बात करेंगे, इसमें कंठ के साथ साथ ओष्ठ की भी सहायता ली जाएगी। यह ध्वनि संस्कृत में कवर्ग की है। इस तरह से देखिएगा कंठोष्ठ में क्या क्या आएगा, तो क्व, फ, ग्व, घ्व, ऐसे पवर्ग भी क्या होता है, प में मतलब कंठ का भी उच्चारण है और ओष्ठ का भी उच्चारण है। तो इस तरह से कवर्ग 3 प्रकार का हुआ, एक कंठोष्ठ कवर्ग, एक कंठ तालव्य कवर्ग हुआ और एक शुद्ध कंठ या उदाहरण हो गया। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि मूल भारोपीय भाषा की विशेषता क्या थी। मूल भारोपीय भाषा श्लिष्ट योगात्मक थी। श्लिष्ट योगात्मक का मतलब यह हो गया, मूल भारोपीय भाषा का जो भी प्रयोग होता था वह श्लिष्ट योगात्मक की तरह रखता था, अर्थात जो है नीरक हिरण्य उसमें लगता था। विभक्तियां जो है बाहर से आकर लगती थी, लेकिन जो है प्रयास करने के बाद दिखाई दे देती थी, ठीक है। और मूल भारोपीय भाषा में 3 लिंग वचन पुरुष थे। 3 लिंग मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग मूल भारोपी में था। 3 वचन थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और 3 पुरुष थे। कौन कौन से, प्रथम, मध्यम, उत्तम, टोटल संस्कृत की तरह। यह पूछ सकता है पेपर में कि मूल भारोपी भाषा में कितने लिंग थे। तो ऐसी स्थिति में जब कोई पढ़ा नहीं रहेगा तो वह तुक्के में चला जाएगा कि भारोपी का पूछ रहा है। हो सकता है 2 लिंग हो सकता है 4 लिंग हो सकता है 1 ही हो। तो इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा जो संस्कृत है वही मूल भारोपी है। तो मूल भारोपी में 3 वचन, 3 लिंग और 3 पुरुष थे। यहाँ पे क्रिया के फल भोक्ता के आधार पर 2 पद होते थे। क्रिया का फल अगर खुद के लिए रहता था तो वह आत्मनेपद, क्रिया का फल कोई और भोगता था तो वह परस्मैपद हो जाता था। इस तरह से आत्मनेपद परस्मैपद चलता था। यहाँ पे प्रत्ययों का आधार नहीं आधिक्य लिखिए, यहाँ पर अभाव नहीं आधिक्य लिखिए। प्रत्ययों का बहुत आधिक्य था, ठीक है, इसमें जो है प्रत्ययों का बहुत ही आधिक्य था। अतः रूपों की भी संख्या बहुत थी, जितने प्रत्यय होंगे रूप भी अलग अलग बनेंगे। तो इसी तरह से कह सकते हैं कि प्रत्ययों का यहाँ पर बहुत ही आधिक्य था। और कहते हैं कि संज्ञा क्रिया अव्यय पृथक पृथक थे। संज्ञा क्रिया अव्यय यह 2 क्या थे, पृथक पृथक थे। सर्वनाम, क्या हो गया, आवाज आ रही है। संज्ञा क्रिया अव्यय पृथक पृथक थे। सर्वनाम और विशेषण, सर्वनाम और विशेषण संज्ञा शब्दों के ही अंतर्गत आते थे। जितने भी यह सर्वनाम शब्द है जैसे त्यद, तद, यद, एतद, एकद, द्वि, युष्मद इत्यादि, विशेषण भाई कोई भी दिया गया, यह सब किसके अंतर्गत आते थे, यह सब जो है संज्ञा के ही अंतर्गत आते थे। संज्ञा शब्दों में 8 विभक्तियां थी और संस्कृत में भी 8 ही हैं। संबोधन को जैसे ही जोड़ेंगे वैसे ही 8 हो जाएगा। मूल भाषा में क्या होता था, अपश्रुति का प्रयोग होता था। अपश्रुति का क्या मतलब है, एक बार बताइएगा, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार बताइएगा, समझ में आ रहा है ना। यह मूल भारोपी भाषाओं की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे यह कह रहे हैं कि भाई देखिए यहाँ पर भी 8 विभक्तियां हो जाती थी और संस्कृत में भी प्राय संबोधन को लेंगे तो भाई हे राम जो बनता है वह संबोधन का ही होता है, एक वचनम संबुद्धि। तो ऐसी स्थिति में संस्कृत में भी 8 हैं और मूल भाषा में क्या होता था, अपश्रुति का प्रयोग होता था। अपश्रुति क्या होता है, अपश्रुति उसको कहते हैं कि स्वर का, अगर मान लीजिए हमने जो है स्वर बदल दिया, स्वर मतलब क्या हो गया, जैसे धातु को द्वित्व करके अलग अलग प्रयोग बना लिए। जैसे भू धातु को ही दृश्य धातु का अर्थ हो गया देखना, लेकिन उसको लिट लकार में द्वित्व कर दिया तो दर्श हो गया। ध्री धातु का अर्थ होता है धारण करना, तो धार्यत हो गया। और जब उसको रीच लगा करके लट में प्रयोग किया, लेकिन उसी को लिट में लगा दिए दधार बन गया। तो भाई यहाँ पर जो स्वर से परिवर्तन हो रहा था उसी को ही अपश्रुति कहते हैं। और यहाँ पर यह मूल भाषाओं में, भारोपी के मूल भाषाओं में अपश्रुति का प्रयोग होता था। यह यहाँ पे बात है, ठीक है। तो यह मूल भारोपी भाषाओं की कुछ विशेषता हो गई। आगे चलते हैं। अब देखिए भारोपी भाषा का पहले देख लेते हैं, भारोपी भाषा परिवार की कितनी शाखाएं हुई, 10 शाखा हुई। कौन कौन सी, तो पहले तो यह जानते होंगे कपिल देव द्विवेदी जी ने एक श्लोक भी लिखा है। भारोपीय शब्द भारत प्लस यूरोपीय का एक संक्षिप्त रूप है। यह इंडो यूरोपियन का अनुवाद है। इंडो यूरोपियन इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, भारोपीय कहते हैं। भारोपीय में भारतवर्ष से लेकर यूरोप तक की फैली हुई भाषाओं का संग्रह है। इस परिवार की कितनी शाखाएं हो गई, तो 10 शाखाएं हो गई। कौन कौन सी, आपके सामने दिख रही हैं। भारोपीय परिवारे ईरानी, भारतीय, द्वई, बाल्टोस्लाविकी, चैवा, आर्मीनी, ग्रीक, केल्टिकी, जर्मनी की, चतोखारी, हित्ती, अल्बानिकी तथा
इटालिकी च 10वीं शाखा चैता प्रकृतिता। यह जो है 10 भाषा परिवार हैं। भारोपी के अंतर्गत 10 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है भारतीय ईरानी, इसी को ही ईरानी को ही आर्य कहते हैं, तो हो गया पहला भारतीय ईरानी। दूसरा हो गया बाल्टो स्लाविक, इसी को बाल्टिक स्लाविक भी कहा जाता है। तीसरा है अर्मीनी। चौथा है अल्बानी, अल्बानी को ही इलीरी कहा जाता है। ग्रीक भाषा है, ग्रीस को हेलेनिक कहा जाता है। केल्टिक है, केल्टिक भी शाखा है। और जर्मनिक ट्यूटानिक एक शाखा है। इटालिक जर्मनिक का ही अपर नाम ट्यूटानिक है। इटालिक शाखा हो गई। हिटाइट या हित्ती शाखा, तोखारी शाखा। गिन लीजिएगा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, 10 यह जो है हो गया 10 शाखाएं। अब इसी 10 शाखाओं में से कुछ केंटुम में जाएगा, कुछ सतम में जाएगा। तो यह पूरा बताइए, स्पष्ट हुआ ना? भारोपी परिवार की शाखाएं 10 हो गई। यह बताइए, सब याद रखिएगा, यह सब संख्यावाचक पूछ लेते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। अब चलते हैं केंटुम और सतम वर्ग। अब देखिएगा, हम लोगों ने जब आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गी मूलक 2 प्रकार का देखा था, तो उसका श्रेय हम लोगों ने स्लेगल को दिया। लेकिन यह जो केंटुम सतर का सतम वर्ग का यह जो वर्गीकरण है, इसका श्रेय हम लोग अस्कोली को देंगे। ठीक है, किसको देंगे? तो अस्कोली को देंगे। उसको आकृति वर्गीकरण, आकृति मूलक और परिवार मूलक को तो स्लेगल को दे दिया, लेकिन यहाँ पर अस्कोली को दे देंगे। किसको? केंटुम और सतम को। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं कि भारोपी परिवार की भाषाओं को ध्वनियों के आधार पर 2 प्रकार से विभाजित कर दिया गया। सभी लोग पता होगा कि 100 को कुछ लोग केंटुम कहे तो उनको केंटुम में डाला गया, 100 को सब लोगों ने सतम कहा, कुछ लोगों ने तो उनको सतम में कहा गया। ठीक है, यह सारी चीजें हैं। जैसे अब इसका देखते हैं क्या लिखा है। लैटिन में 100 को केंटुम कहते हैं। लैटिन भाषा में अगर 100 रुपया है तो यहाँ पे कह देंगे केंटुम 100 के स्थान पर। और अवेस्ता में सतम कहा जाता है। अगर यह पूछा जाए कि केंटुम वर्ग की प्रतिनिधि भाषा कौन है तो क्या कहेंगे? लैटिन है। और सतम वर्ग की प्रतिनिधि भाषा कौन है तो क्या कहेंगे? अवेस्ता है। यह दोनों चीजें याद रखिएगा। ठीक है, यह जो किसी का मैसेज आ रहा है क्या ग्रुप में? चलिए, तो यह समझ में आ गया ना? यह कंफ्यूज नहीं होना है कि सतम वर्ग की प्रतिनिधि भाषा कौन है तो आप लोग संस्कृत समझ लीजिए। नहीं, सामने ही लिखा है सतम। यहाँ पे देखिए सतम में कैसा स है, यह स है, सतम दंत स है। और यही सतम प्रतिनिधित्व करता है अवेस्ता का। अवेस्ता में स कहा जाता है, न कि स कहा जाता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि सतम संस्कृत जो है इसकी प्रतिनिधि नहीं करती, अवेस्ता किया जाता है। ठीक है, तो यह सतम जो क्या हो गया, अवेस्ता में सतम, तो मतलब सतम वर्ग का प्रतिनिधि अवेस्ता करता है और केंटुम वर्ग का जो है प्रतिनिधि या लैटिन भाषा करती है। इस तरह से लैटिन में 100 को 100 के स्थान पर, जैसे हम लोग कहते हैं ना पर्यायवाची शब्द, जैसे 100 रुपए की बात है तो 100 के स्थान पर जो केंटुम वर्ग में लैटिन भाषा वाले केंटुम बोलते थे 100 को, और अवेस्ता में 100 को सतम कहा जाता था। इसी बोलने के आधार पर ही वर्गीकरण कर दिया गया, केंटुम वर्ग और सतम वर्ग हो गया। ठीक है, इसी को स्पष्ट करने के लिए क्या किया गया था, 2 प्रतिनिधि भाषाएं लैटिन और अवेस्ता ले ली गई। और उदाहरण के लिए 100 संख्यावाचक शब्द ले लिया गया। लैटिन में 100 को केंटुम कह दिया गया कहते हैं, और अवेस्ता में शतम कहते हैं, और संस्कृत में शतम कहते हैं। सभी भारोपीय भाषाओं का इन 2 भागों में विभक्त किया गया। उपर्युक्त 10 परिवारों में से शुरू के जो 4 परिवार हैं वह सतम वर्ग में आ गए, और जितने बाकी 6 बचे वह किसमें चले गए? केंटुम वर्ग में चले गए। अवेस्ता में सतम के स्थान पर संस्कृत में शतम का प्रयोग किया जाता है, और 100 के लिए मूल भारोपीय का शब्द केंटुम माना जाता था। इसी प्रकार से यह जो है केंटुम और सतम 2 प्रकार का विभाजन हो गया। तो केंटुम वर्ग का प्रतिनिधि कर दिया लैटिन और सतम वर्ग का प्रतिनिधि कर दिया अवेस्ता। अब आगे चलते हैं, तो अब इतना स्पष्ट हो गया होगा। संस्कृत में देखिएगा, अवेस्ता में शतम कह रहे थे तो संस्कृत में शतम कहेंगे। अवेस्ता में शतम, फारसी में सद, हिंदी में 100, और रूसी में स्तो, और लिथुआनिन में स्मिजतास। ऐसा यह जो 4 भाषाएं आ गई, 5-6 भाषा, 1 2 3 4 5 6 यह सतम वर्ग में आती हैं। यह याद रहे। पूछ सकता है कि इसमें से सतम वर्ग की भाषा कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो 2 इधर के दे सकते हैं, 2 इधर के हो सकते हैं, तो 2 आपको इधर ही का चुनना है। सतम वर्ग की अगर बात रहेगी केंटुम में इसको चुनना है। तो अवेस्ता संस्कृत, फारसी, हिंदी, रूसी, लिथुआनिन यह जो है सतम वर्ग की भाषा है। संस्कृत में 100 को क्या कहते हैं? सतम कहते हैं। अवेस्ता में सतम कहते हैं, फारसी में सद कहते हैं, हिंदी में 100, रूसी में स्तो, लिथुआनिन में सिजमतास कहते हैं। अब बात करेंगे केंटुम भाषा की। जो केंटुम वर्ग हुआ तो केंटुम भाई लैटिन में भाई 100 को केंटुम कहते हैं, ग्रीक भाषा में 100 को हेक्टोन कहते हैं, केल्टिक में
केत कहते हैं, और तोखारी में 100 को कंध कहते हैं, गाथिक में 100 को हुंड कहते हैं, जर्मन में 100 को हुंडर्ड कहते हैं, और फ्रेंच में सेंट कहते हैं, और इटालियन में 100 को केंतो कहते हैं। तो यहाँ पर सब क्या हो गया, यह केंटुम में चला गया। देखिएगा इसमें बस एक चीज ध्यान रखना है कि देखिए ग्रीक में क है, केल्टिक में क है, गाथिक में क है, या और जो है यह तीन तो वैसे ही याद रह जाएगा। आपको याद क्या रखना है, कौन कौन सी भाषा, यह फ्रेंच याद रख लीजिए केंटुम की, इटालियन यह लैटिन तो प्रतिनिधि कर ही रही है, और यह जो है तोखारी इत्यादि 2-3 भाषाएं ऐसी है जिसको केंटुम वर्ग में आप रख कर याद कर सकते हैं। और संस्कृत, अवेस्ता, फारसी, हिंदी, रूसी, लिथुआनिन, यह सब सतम वर्ग की भाषाएं हो गई। अब जो है यहाँ पे वह देख लिए जो 10 प्रकार की शाखाएं थी, तो कौन सी शाखा सतम वर्ग में आ गई, इसी 4 शाखाओं की यह भाषाएं हैं, और इसी जो है 6 शाखाओं की इतनी भाषाएं हैं। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा, 4 शाखाएं क्या क्या हैं। केंटुम और सतम वर्ग भारोपीय परिवार का विभाजन करते हैं। भारोपीय परिवार को केंटुम और सतम वर्ग के आधार पर इस प्रकार से बांटा जा सकता है। तो अभी हमने बोला था शुरू के जो 4 होंगे वह किसमें आएंगे, सतम में आएंगे, अंतिम वाले 6 किसमें आएंगे, वह केंटुम में आएंगे। तो भारतीय ईरानी जो आर्य शाखा है, भारतीय ईरानी वाली शाखा जो सतम वर्ग में है, बाल्टो स्लाविक यह भी सतम वर्ग में है, अर्मीनी शाखा यह भी सतम वर्ग में है, और अल्बानी शाखा यह भी किसमें है, अल्बानी को ही इलीरी कह रहे थे ना। तो यह शुरू के 4 कौन कौन से हो गए, भारतीय ईरानी शाखा, यह भारत और ईरान की जो शाखा है वह सतम वर्ग में आ गई। और बात करते हैं बाल्टो स्लाविकी अर्थात बाल्टिक भाषा और स्लाविक भाषा, यह सतम वर्ग की शाखा आ गई। और बात करते हैं आर्मीनी या इलीरी की, आर्मीनी का यह परिणाम इलीरी है, इसको जो है सतम वर्ग में रख दिए। और अल्बानी, आर्मीनी का अपर नाम इलीरी नहीं, अल्बानी का अपर नाम इलीरी है, यह भी सतम वर्ग में आ गए। और जो शेष बचे 6 वह किसमें, केंटुम में चले गए। 6 शाखाएं जो बची कौन कौन सी, तो बची ग्रीक बची, केल्टिक बची, जर्मानिक अर्थात टुटानिक बची, इटालिक बची, हिटाइट बची, और तोखारी बची। जो 6 भाषाएं थी यह किसमें आ गई, यह 6 शाखाएं जो है किसमें आ गई, केंटुम वर्ग में आ गई। तो यह याद रखिएगा। ठीक है, कुछ भाषाओं का यह जो है सतम वर्ग की कुछ भाषाएं हैं, और यह केंटुम वर्ग की कुछ भाषाएं हैं। यह 4 शाखाएं शुरू की सतम वर्ग में है, और शेष 6 भाषाएं यह किसमें हैं, यह किसमें है, तो यह हो जाएंगी आईपी केंटुम वर्ग की, यह 6 भाषाएं हो गई। तो इतना सबको स्पष्ट हो गया, तो एक बार कमेंट करिए तो फिर आगे चलें। अब देखिए कुछ ध्वनियों के भेद देख लेते हैं। अब यहाँ पर आ को विवृत कहते हैं, ए औ को अर्धविवृत कहते हैं, ई औ को, अब जो डेनियल जोन्स का जो चार्ट है वही है। यहाँ पर ई को पश्च स्वर कहते हैं, ऊ को अग्रस्वर कहते हैं, अब पश्च समृत कहते हैं, सॉरी, ई को पश्च समृत कहते हैं, ऊ और ऊ को अग्र समृत कहते हैं, ए को पश्च अर्ध समृत, ओ को क्या कहते हैं, अग्र अर्ध समृत ओ को कहते हैं। अग्रस्वर में देखिए यह ई ए आई आ गया। ठीक है, एक बार सतम वर्ग के दूसरे नाम बता दो। सतम वर्ग के यही है ना कि भारतीय, ईरानी, बाल्टो, स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी, यही 4 है ना। तो अग्र स्वर में क्या क्या आ गया, ई ए आई, मध्य स्वर में अ आ गया, पश्च स्वर में अ उ ओ औ आ गया सतम वर्ग का। इन चारों के नाम मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ क्या कह रहे हैं। संस्कृत, अवेस्ता, फारसी, हिंदी, रूसी, लिथुआनिन, या किसमें आते हैं, ये सतम में ही आते हैं ना। और ये 4 शाखाएं हो गई, चारों शाखाओं के दूसरे नाम। अच्छा, दूसरे नाम बताते हैं। देखिए जो 4 शाखाओं में बस यही एक चौथा अल्बानी है, इसी को इलीरी कहते हैं, बस और नहीं है इसमें। भाई भारतीय ईरानी जो पहली शाखा है, इसमें जो है भारतीय ईरानी 2 भाषाएं हैं, बाल्टो स्लाविक में 2 भाषाएं आती हैं, बाल्टिक और स्लाविक। आर्मीनी को आर्मीनी ही कहते हैं, और अल्बानी को इलीरी कह देते हैं। ठीक है, अग्रस्वर के या डेनियल जॉन्स का यह अग्रस्वर है, इसमें ई ई ए आई आ गया, मध्य स्वर में अ आ गया, पश्च स्वर में अ उ ओ औ आ गया। इसमें जो है इस चार्ट को लगाना भूल गए डेनियल जॉन्स का, उसको लगाएंगे तो हो जाएगा क्लियर। और प्रसृत स्वर में ई ए आई आता है, वर्तुल में क्या आता है, उ ओ औ आता है, और अर्ध वर्तुल में यह आ आता है। ठीक है, अब व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। कार्यो मावसाना स्पर्शा अर्थात क से लेकर के म पर्यंत तक स्पर्श संज्ञक होते हैं, इसी को कुचु टू तुपु कह सकते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और स्पर्श संघर्षी, संघर्षी ध्वनि आप लोग जानते होंगे चवर्ग को कहते हैं। ङयणनमा अनुनासिक हो जाते हैं, इसलिए सबके यह जो कुचु टू तुपु में जो ङयणनम है वह निकल करके अनुनासिक में भाग आएगा। तो च छ ज झ यह स्पर्श संघर्षी हो जाएगा।
केवल संघर्षी की अगर बात करेंगे, चूंकि संघर्षी भी है और स्पर्श के अंतर्गत है, तो इसलिए स्पर्श संघर्षी हो गया। स ख स ज यह किसमें आएंगे? केवल संघर्षी में आएंगे। पार्श्विक ध्वनि में ल आता है, उत्क्षिप्त में ड और ढ आता है, लुंठित में र आता है, और अर्धस्वर या अंतस्थ में क्या आ जाएगा? यव। यव र ल म से जो र होता है वह लुंठित में चला जाता है, ल पार्श्विक में चला जाता है, और अर्धस्वर या अंतस्थ यह स्वर एवं व्यंजन दोनों का यह वैशिष्ट्य है, और अनुनासिक में ङ य ण न म आ जाता है। वही चीज पुस्तक की फोटो है, सारी चीजें वही उसी तरह से बताए हैं कि ह्रस्व में देखिए क्या आ जाएगा, ह्रस्व में अ ए ओ है, दीर्घ में आ ए ओ है, उदासीन स्वर वही उल्टा ई है जो अभी पढ़े थे, वही सारी चीजें हैं। देखिए अंतस्थ स्वर अगर पूछा जाए तो ई उ री री न म, और अंतस्थ व्यंजन य व र ल, यह जान लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए स्पर्श जो बता रहा था, शुद्ध कंठ में क ख ग घ, कंठ तालव्य में क्य ख्य ज्ञ घ्य, कंठोष्ठ में क्या हो जाएगा? भारोपी की चर्चा चल रही है ये, क्व ख्व ग्व घ्व, और तवर्ग में त थ द ध, और पवर्ग में प फ व म। यह कुछ भाषाएं अक्षर याद रख लीजिएगा। अब एक चैप्टर है हमारे यहाँ कि वैदिक और लौकिक संस्कृत की तुलना, इसके बाद ध्वनि पढ़ेंगे। ध्वनि के बाद अभी 2 PDF और बचा है, 2 दिन में समाप्त हो जाएगा ये। यह भी सिलेबस में था। तो वैदिक भाषा के पश्चात जो भाषा, इसको बस सुनिएगा समझ में आ जाएगा। वैदिक भाषा के पश्चात जो भाषा व्यवहार में आई उसे संस्कृत लौकिक संस्कृत या क्लासिफिकल संस्कृत कहा जाता था। वैदिक के बाद जो भाषा आई उसको संस्कृत लौकिक कहा गया या फिर क्लासिफिकल संस्कृत कहा गया। वस्तुतः उसे संस्कृत कहना ही पर्याप्त है, क्योंकि संस्कृत का मतलब ही होता है कि जिसका अच्छे से संस्करण किया जाए, नियमबद्ध हो जाए। जैसा हमने ऊपर संकेत किया था कि वैदिक भाषा में पर्याप्त अनेक रूपता थी। अनेक रूपता बिल्कुल है, तमाम तरह के रूप बनते हैं, न धातु का पता चलता है ज्यादातर, न प्रत्यय का पता चलता है, जिसका कारण था किसी नियम को दृढ़ता से पालन न किया जाना। इसके विपरीत यह जो लौकिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में हम लोग अंतर पढ़ रहे हैं। तो लौकिक संस्कृत में क्या होता था? वैदिक में तमाम तरह के शब्द बनते थे, नियम का पालन नहीं कर, व्याकरण का पालन नहीं होता था, शब्दों में पर्याप्त भिन्नता रहती थी। लेकिन यह जो संस्कृत लौकिक संस्कृत आई, इसमें क्या हुआ? इसमें पूर्ण रूप से पाणिनि के नियम का पालन किया गया। यह पाणिनि के बनाए गए भाषा नियमों का पालन दृढ़ता से करती है, इसी कारण उसका नाम भी संस्कृत अर्थात जो है संस्कार की हुई हो गया। यहाँ वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा की तुलना करना अपेक्षित है। विशेष रूप से उन दोनों में जो अंतर है उसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए सही बात भी है, मंत्र हम लोग कुछ सूक्त पढ़े हैं, उस सूक्तों में तमाम ऐसे शब्द हैं जो लौकिक व्याकरण की दृष्टि से साध्य नहीं है, बिल्कुल नहीं साध्य हैं, चूंकि जो है उसको सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे। निघंटू एक शब्द ले लीजिए, इस निघंटू शब्द में कितने प्रकार की कल्पनाओं का, कितनी प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। कभी कभी सम उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से सम और आ के स्थान पे नी आ जाता है, फिर हरण कर देते हैं, समाहरण, फिर सम और आंग के जगह पे नी करती है, नी हरण बना लिए, फिर हण निहरण को निहंतु बनाकर निघंटू। तो इस तरह से तमाम उसमें झोल चलता रहता है वैदिक व्याकरण में। वैदिक जो यह संस्कृत है उसमें व्याकरण का पालन नहीं किया जाता है और तमाम तरह के रूप बनते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द ले लीजिए तो उसको स्वर्ण को वहां पे सुवर्ण प्रयोग कर दिया जाएगा, और देव ही प्रयोग मिलता है तो देवे भी प्रयोग कर दिया जाएगा। यह सारी चीजें वहां पे मिलती हैं। तो यह जो है कुछ तुलना चलिए किया जाए वैदिक और लौकिक साहित्य में। निघंटू शब्द हो गया, जैसे निरुक्त क्या करता है? निरुक्त ही वेद के अर्थों को स्पष्ट करता है। निरुक्त में खुद ही लिखा है न संस्कारम आद्रियत, न संस्कारम आद्रियत अर्थात इसका मतलब क्या है कि व्याकरण के संस्कारों का हमको आदर नहीं करना है। देवासा देख लीजिए, बहुवचन में भाई देवह देवो देवाह बनना चाहिए, तो यहाँ पे देवासा पता नहीं कहाँ से स आ जाता है, तो वही चीज है यहाँ पर। चलिए अंतर देखते हैं इसमें क्या है। मिनीमसी, हाँ मिनीमही को मिनीमसी। वैदिक भाषा में अ ई उ आदि स्वर ध्वनियों में उदात्त अनुदात्त स्वरित ये 3 गुण होते थे। संस्कृत में अ ई उ आदि में उदात्त आदि गुण नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है वैदिक में अ आ और आ, यह जो प्लुत आ है, इस प्रकार प्रत्येक स्वर 3 प्रकार का होता था, अर्थात हरस्व दीर्घ प्लुत। हरस्व में एक मात्रा, द्विमात्रा और त्रिमात्रा होती थी, संस्कृत में नहीं होता है। और क्या है, वैदिक भाषा में री स्वर था, उसका प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता था। लौकिक में गिना तो दिया गया है, प्रयोग नहीं है। वैदिक भाषा में यह जो क्या है अग्निमीडे, मीडे में जो यह ल और ल है, यह जो इसको क्या कहते हैं, ऐसी जो ध्वनियां थी, यह ध्वनियां संस्कृत में नहीं मिलती हैं। ठीक है, वैदिक में स्वर्ण जैसे शब्दों को सुवर्ण जैसा बोला जाता था, इसे ही स्वर भक्ति कहते थे। स्वर्ण शब्द है, सुवर्ण कह दिए, लेकिन संस्कृत भाषा में स्वर्ण को स्वर्ण ही कहते हैं। यह सब अंतर है। संधि नियमों के अनेक अपवाद मिलते हैं, कहीं संधि होती थी कहीं नहीं होती थी, लेकिन व्याकरण में संधि का
दृढ़ता से पालन किया जाता है, कहीं अपवाद नहीं मिलता है, कहीं भी आपको संधि न होती दिखाई देती है लौकिक में, तो आप तुरंत आज समझ जाते हैं कि प्रकृति भाव हुआ होगा। हर ही शब्दों के रूपों में अनेक रूपता है। देवा और देवासा, विश्वा और विश्वानी जैसे कई रूप बनते हैं, और यहाँ पर अनेक रूपता नहीं है, शब्दों में एक रूपता होती है, अर्थात जो सूत्र कहता है वही शब्द बनता है। धातु रूपों में भी अनेक रूपता है, करोति, करति, कृणुते आदि रूप मिलते थे वैदिक में, लेकिन धातु रूपों में यहाँ एक रूपता है। मतलब अगर क्री धातु को अगर बनाएंगे उभय पदी में, तब भी करोति कुर्ते के अलावा कुछ और नहीं बनेगा, करति उरति नहीं बनेगा। करति के लिए कुछ दूसरा कर धातु आएगी। फिर आत्मनेपद पद और परस्मैपद पद में कोई विशेष नियम नहीं था, और यहाँ पर बहुत ही नियमानुसार प्रयोग है। जहां पर ngकार की संज्ञा होगी उसी को ही आत्मनेपद मानेंगे। जैसे जब हम यंग प्रत्यय करते हैं तो उसको आत्मनेपद कर देते हैं। पुनः पुनः अतिशयन वा भवति, वो भूयति नहीं वो भूयते। तो यह सारी चीजें यंग प्रत्यय में, यह सब आत्मनेपद प्रश्नपद का यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है। लौकिक में, वैदिक भाषा में लंग लकार, लुंग लकार और लिट लकार का प्रयोग किसी भी काल में हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सीधे लिख दिया गया है अनद्यतने लंग, तो यहाँ पे लुंग और क्या है अनद्यतने लिट, ऐसे करके बता दिया गया। अनद्यतन अर्थ में लंग लकार और लिट लकार भी अनद्यतन अर्थ में। तो यह सारी चीजें यहाँ पे भूतकाल में ही बताया गया है भाई। लंग लकार, लुंग लकार, लिट लकार, तो यह लंग लकार अनद्यतन। अनद्यतन किसको कहते हैं? अनद्यतन कहते हैं कि दोनों अर्थों को बताने, जो मतलब गतार्ध रात्रात, आगम्य रात्र पर्यंतम, आगम्य अर्धरात्र पर्यंतम, अद्यतनम, न अद्यतनम अनद्यतनम, मतलब पिछली रात से जो आने वाली आगे वाली रात है, इस 24 घंटे को अद्यतन कहते हैं। और इसके बाद जो कुछ भी है, अर्थात परसों नरसों या फिर 3-4 दिन पहले की बात को अनद्यतन कहते हैं। तो लंग लकार, लुंग लकार और लिट लकार कहाँ प्रयुक्त होता है? भूतकाल में ही लोक में प्रयुक्त होता है। वैदिक भाषा में किसी में भी प्रयुक्त होता था, चाहे वर्तमान, चाहे भूत, चाहे भविष्य। वैदिक भाषा में लिट लकार को मिलाकर के 11 लकार थे, लेकिन इसमें संस्कृत में लोट लकार को लेकर के भाई लेट लकार चूंकि नहीं है, इस पंचमो लकार छंदो मात्र गोचर, तो केवल 10 ही लकार हैं। एक ही अर्थ में अनेक प्रत्यय होते थे। जैसे देखिएगा, तुमन अर्थ में 16 प्रत्यय सबको जानते होंगे, और अक्त्वा अर्थ में 3 प्रत्यय। तुमन अर्थे कसे, कसेन, तवै, तवैन, कद्धे, कद्धेन, पिबद्धे, ऐसे करके तुमुन के अर्थ में तमाम 16 प्रत्यय और अक्त्वा के अर्थ में 3 प्रत्यय होते थे। लेकिन यहाँ पर प्रत्ययों में, लौकिक भाषा में, लौकिक संस्कृत में, लौकिक व्याकरण में प्रत्ययों में अनेक रूपता नहीं है। तुमुन और अक्त्वा अर्थ एक ही प्रत्यय का बोध होता है। उपसर्गों का प्रयोग धातु के स्वतंत्र रूप में भी होता था। अब यहाँ पे बताते हैं, उपसर्गों का प्रयोग धातु से स्वतंत्र रूप में भी होता था। मतलब उपसर्ग क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए, जब हम लोग निरुक्त पढ़ते हैं तो वहां पर क्या कहते हैं? न निर्बद्धा अर्था न उपसर्गा निर्बद्धा अर्था निराउत साक्टा है ना। उपसर्गों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन गार्ग ऋषि आकर बताते हैं ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं। उच्चा वचा पदार्था बोलती आयत्यर्वाग अर्थे, ऐसे करके सारे उपसर्गों का स्वतंत्र अर्थ बताते हैं। तो यह स्वतंत्र अर्थ वेद में चलता था, यह लोक में नहीं चलता है। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में न होकर धातुओं के साथ ही होता है, जबकि वेद में उपसर्ग स्वतंत्र घूमते थे, स्वतंत्र प्रार्थ कहते थे। लोक में ऐसा नहीं होता है। श्रेष्ठतावाचक प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञाओं के साथ मिलता था, जैसे कणवतर, कणवतम इत्यादि। संस्कृत में श्रेष्ठतावाचक प्रत्ययों का प्रयोग विशेषणों के साथ होता है, जैसे सुंदर तरह, सुंदरतम, अतिशायने तम विष्टनौ। अतिशय अर्थ का, अतिशय क्या है? एक विशेषण है। अतिशायने तम विष्टनौ, अतिशय अर्थ में ही तरफ प्रत्यय होता है। अयम एसाम अतिशयन सुंदर, तो सुंदर तरह, यह इससे ज्यादा सुंदर है तो उसको सुंदरतर कहेंगे। दो लोगों में द्विभजन विभज्योपदे तरबीय सुनो, जब दो में से देखना है, मतलब अयम अनयो हो, इन दोनों में यह सुंदर है तो यह सुंदरतर होगा, और एसाम सुंदर, सभी में यह सुंदर है तो सुंदरतम होगा। तो यहाँ पर बताते हैं कि श्रेष्ठतावाचक प्रत्ययों का प्रयोग यहाँ पे संज्ञाओं मतलब सीधे नाम में ही लगा दिया था, कि जैसे किसी संज्ञावाचक किसी पुरुष के साथ तरफ तम पर लगा दिए। लेकिन लोक में ऐसा, लौकिक संस्कृत में ऐसा नहीं होता है, विशेषण के ही साथ लगता है। वैदिक भाषा में ईम निपात, सीम निपात, अक्तु, अमूर आदि शब्दों का प्रयोग होता था। संस्कृत भाषा में यह शब्द मिलते ही नहीं है। वैदिक भाषा में न का अर्थ नहीं और उपमा दोनों अर्थों में होता था। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कि नेन्द्रम देव ममन सतः इति प्रतिषेधार्थियो, और जो है दुर्मदासो न सुरायाम, यहाँ पे न उपमार्थीय हो जा रहा है। तो वेद में नकार का दो अर्थ मिलता था, लेकिन यहाँ पर वेद लौकिक साहित्य में, लौकिक व्याकरण में न का मतलब सिर्फ निषेध मिलता है। पंक्तियां भी आपको याद होंगी कि न इति प्रतिषेधार्थियो भाषायाम, नकार का क्या है? न इति प्रतिषेधार्थियो भाषायाम। यह न मतलब भाषायाम अर्थात लोके, लोक में यह नकार जो शब्द है, नकार निपात केवल किसमें प्रयुक्त होता है?
निषेध अर्थ में, लेकिन उभयम अन्वाध्यायम, उभयम अर्थात अन्वाध्यायम, अन्वाध्याय कहते हैं वेद को, वेद में यही नौनिपात किसमें जाएगा, उपमा अर्थ में भी आएगा, और शुरू में जिससे निषेध करा उसके शुरू में लगेगा, उपमान के बीच में लगेगा। पुरस्ताद उपचारस्त येन उपमीते, तो वहां पे न लगता था दुर्मदासु न सुरायाम। तो यह कुछ स्पष्ट करने के लिए वैदिक और लौकिक में अंतर बता रहे हैं कि वैदिक में न उपमा अर्थ और निषेध अर्थ दोनों के लिए था, और लोक में क्या है, केवल जो है निषेध अर्थ के लिए है। इस प्रकार से अन्य शब्द, अन्य अनेक शब्दों के अर्थ भी वैदिक और संस्कृत से भिन्न भिन्न होते थे। साथ ही बहुत से शब्द जो वैदिक भाषा में प्रयुक्त होते थे वे संस्कृत भाषा में प्रयुक्त नहीं होते। उपर्युक्त तुलना से स्पष्ट है कि वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा में पर्याप्त अंतर था। यह बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताइएगा। इतना जितना चले आज जो है पूरा यह समझ में आया सभी को, स्पष्ट है ना। पीडीएफ एक बार पढ़ेंगे काफी अच्छा है, इसको देख लेंगे ध्यान से तो फिर पूरा नोट करते रहिएगा कहाँ जहां जहां कुछ आपको मुख्य लगेगा। तो अब यहाँ पे ध्वनि परिवर्तन के कुछ कारण है, एक आभ्यंतर कारण है, एक बाह्य कारण है। इसको जो है ऐसे ही शॉर्ट में बता करके निकलते हैं, और उसके बाद कल इतना जो है तैयार करके लाइए, तो फिर उसके बाद बताते हैं इसको। अब नहीं इसके आगे चलेंगे, बस यह कारण एक बार देख लीजिए। ध्वनि परिवर्तन के कारण हो गए कि यह ध्वनि परिवर्तन किस तरह से बदलता है। तो आभ्यंतर कारण हुआ, बाह्य कारण हुआ। आभ्यंतर कारण में इतने कुछ आ गए कि आभ्यंतर मतलब क्या हो जाएगा, प्रयत्न लाघव या मुक्सुक। प्रयत्न लाघव किसको कहते हैं कि भाई हम कम प्रयत्न करना चाहते हैं। मुक्सुक कोई बड़ा शब्द है उसको छोटे में बुलाना चाहते हैं। लघुकरण की प्रवृत्ति, शब्दों को छोटा करने की जो हमारी प्रवृत्ति है। अनुकरण की अपूर्वता, छोटा बच्चा जो है जैसे किसी शब्द का अनुकरण करता है और उसको सही से बोल नहीं पाता है। कोई अज्ञानी व्यक्ति किसी इंग्लिश शब्द को, इंग्लिश शब्द का अनुकरण करता है तो कुछ मुंह से उल्टा निकाल देता है। इनसे भी ध्वनियों का परिवर्तन होता गया। अशिक्षा से भी तमाम जो है स्टेशन को टेशन कह देना, ये सब अशिक्षा के कारण भी आभ्यंतर कारण से ध्वनियों का परिवर्तन हो जाता है। शीघ्र भाषण अर्थात जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में ध्वनियों का परिवर्तन हो जाता है। भावावेश, बहुत भाव में आकर के, किसी को जैसे रामचंद्र शब्द है उसको रामू कह देंगे तो भावावेश में आकर के बदल जाता है। काव्यात्मकता में भी आभ्यंतर कारण है। यह सब काव्यता में भी अब क्या हो जाता है, ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। जैसे मूल शब्द है कबीर, कबीर को कह दिए कबीरा, तो यह काव्यात्मकता में आ गया। बलाघात मतलब बलाघात करने पर भी आभ्यंतर कारण से परिवर्तन हो जाता है। कृत्रिमता और भ्रामक व्युत्पत्ति, इतने आधार पर यह सब आभ्यंतर कारण है। बाह्य कारण है भौगोलिक प्रभाव, भौगोलिक प्रभाव क्षेत्र के प्रभाव से भी ध्वनियों में परिवर्तन होता है, लेकिन यह बाह्य कारण है। सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां हो गई, काल प्रभाव या स्वाभाविक विकास, लिपि दोष, अन्य भाषाओं का प्रभाव, सादृश्य के आधार पर भी भाव का कारण होता है। ठीक है, तो यह तरह से अब इसको देखिएगा। ध्वनि नियम है तो ध्वनि नियम वगैरह सब कल देखेंगे। तो इतना बताइएगा, इतना सबको समझ में आया? सब लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो एक बार फीडबैक दिया करिए। अंतिम में जब क्लास खत्म करें तो एक बार फीडबैक आता है देने के लिए, दे दिया करिए। ठीक है, और जिसको भी जुड़ना है पेड वाली क्लास में, सुबह जो है डेली एक एक यूनिट खत्म किया जा रहा है। डेली सुबह 2 घंटे में 2 यूनिट का रिवीजन करवाया जाता है। 11 बजे विशिष्ट कक्षा चलती है, और एक फ्री वाली कक्षा 4 बजे है। रात को 8:30 बजे पेड वाली क्लास में 50 क्वेश्चन दिन भर में जो आपको पढ़ना रहता है, वहीं से 50 क्वेश्चन का टेस्ट अपलोड किया जाता है, और 9:30 बजे उसकी व्याख्या की जाती है। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ हाँ जी, 4 बजे डेली होती है चंद्रिमा जी। धन्यवाद सभी को। 3 कितनी, 1 2 3 क्लास और एक टेस्ट रेगुलर, यह पेड वालों के लिए है, और एक क्लास यहाँ पे 4 बजे चलती है फ्री वाली। सभी को धन्यवाद।